टॉपिक नंबर 38। ठीक है, टॉपिक नंबर 38 में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कल हमने टॉपिक नंबर 37 में इसके बारे में पढ़ा, कॉपर की वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, वेल्डिंग मेथड के बारे में पढ़ा। टॉपिक नंबर 38 में हम स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील की टाइप्स, स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज एंड वेल्डिंग मेथड, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे वेल्ड डीके के बारे में। वेल्ड डीके क्या होता है? सो इस टॉपिक में बेसिकली क्या पढ़ेंगे? पहले हम देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद देखेंगे अब स्टेनलेस स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या हम इसको वेल्ड कर सकते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। उसके बाद वेल्डिंग मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान, जैसे फ्लक्स हो गया, फिलर वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ देखेंगे वेल्डिंग मेथड के अंदर। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे वेल्ड डीके के बारे में कि वेल्ड डीके क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? अभी तक हमने लास्ट जितने टॉपिक पढ़े उनमें हमने मोस्टली किसके बारे में बात की? स्टील के बारे में बात की। एंड स्टील की बात करें तो स्पेशली कौन सा स्टील? एफएस माइल्ड स्टील। अब हमें पता है कि ये माइल्ड स्टील जो है ये किसका अलॉय है? फेरस अलॉय है या नॉन फेरस अलॉय है? क्या है? फेरस है। अब हमें पता है कि माइल्ड स्टील किसका मिक्सचर है? आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। इसमें मुख्य एलिमेंट कौन सा है? आयरन है। इसका मतलब स्टील किसी भी टाइप का हो, चाहे माइल्ड स्टील हो, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, किसी भी टाइप का स्टील होगा वो क्या होगा? वो फेरस का एलॉय होगा। इसका मतलब स्टेनलेस स्टील भी क्या है? फेरस एलॉय। लेकिन डिफरेंस क्या है स्टेनलेस स्टील और स्टील में? स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन के अलावा हम कुछ और एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए ऐड करते हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें माइल्ड स्टील को स्टेनलेस स्टील के साथ, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? अगर हम माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील को कंपेयर करें, दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? चमकीला होता है, इसको जंग नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं माइल्ड स्टील जो है वो इतना ज्यादा चमकदार भी नहीं होता है और जंग भी उसको बहुत जल्दी लग जाता है। इसका मतलब है कि माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। इसका मतलब कि स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन और कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किन किन से मिलके बनता है? तो हमें पता है आयरन प्लस कार्बन प्लस निकेल और प्लस क्रोमियम, ठीक है। तो मुख्य ये 4 एलिमेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो क्या है? फेरस होगा। बाकी कार्बन की परसेंटेज, निकेल की, क्रोमियम की परसेंटेज अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये अलग अलग तरह के स्टेनलेस स्टील बनते हैं। तो आयरन, कार्बन, निकेल और क्रोमियम,
ठीक है, इन एलिमेंट का मिक्सचर होगा, एलॉय होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। अब ये निकल और क्रोमियम इस स्टील के अंदर क्या क्या काम करते हैं? स्टेनलेस स्टील के अंदर ये क्या क्या काम करते हैं? स्टील को चमकदार बनाते हैं, स्टील के अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टीज लाते हैं, ठीक है, और कोरोजन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम, ठीक है, इन सब का मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील कहलाता है, ठीक है। अभी हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। सेकंड इज टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील 3 टाइप का होता है। स्टेनलेस स्टील 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 इज नॉट फेरस, इट इज फेराइटिक। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। सेकंड होता है मार्टेनसाइटिक। सेकंड होता है मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील। और थर्ड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्टेनाइटिक। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। तो 3 तरह के बेसिकली स्टेनलेस स्टील होते हैं। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील एंड ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इनमें डिफरेंस है इनके यूज के हिसाब से। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फेराइटिक स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील की ऐसी टाइप जिस स्टील को हम हार्ड नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। मतलब कि फेराइटिक स्टेनलेस स्टील बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको यूज करना हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो स्टेनलेस स्टील को ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां हमें क्या चाहिए? हार्डनेस भी चाहिए, शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज भी चाहिए। वो तभी हो पाएगी अगर ये क्या होगा? हार्ड होगा। तो फेराइटिक स्टेनलेस स्टील जो है बेसिकली है इनका ही मिक्सचर, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉन हार्डनेबल नेचर का होता है। नॉन हार्डनेबल है। अब नॉन हार्डनेबल है तो उसको हम वेल्ड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो नॉन हार्डनेबल है, इसको हम किसी भी मेथड से हार्ड नहीं बना सकते। इसको हम किसी भी मेथड से हार्ड नहीं बना सकते। मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, इस स्टील को हार्ड बनाया जा सकता है। तो ये हार्डनेबल होता है बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? हाँ जी, फ्लेम के साथ। हाँ, मतलब फ्लेम की सहायता से या उसको गर्म करके और फिर हम उसको ठंडा करें। जैसे हमारे पास हार्डनिंग प्रोसेस होता है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है, साइनाइडिंग प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये मेटल को हार्ड बनाने वाले प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो हार्डनेबल है लेकिन बाय द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की सहायता से इसको क्या बना सकते हैं? हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। अगेन एक प्रॉपर्टी इसमें और नोट कीजिए कि ये नॉन हार्डनेबल है और ये मैग्नेटिक नेचर का होता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन आप देखते हैं चुंबकीय गुण किसमें नहीं होते? जो हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन तीनों में से वो कौन सा स्टील होता है? ये हार्डनेबल बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एंड आल्सो मैग्नेटिक। इसको हार्ड बना सकते हैं लेकिन इसके अंदर चुंबकीय गुण फिर भी मौजूद रहेंगे। क्लियर है? इसको हम हार्ड बना के यूज कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर
चुंबकीय गुण मौजूद रहेंगे इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हार्ड करने के बाद भी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। तो ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है, ठीक है, ये क्या है, ये हार्डनेबल भी है, हार्डनेबल है एंड नॉन मैग्नेटिक, इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। नॉन मैग्नेटिक है ये, चुंबकीय गुण नहीं है, इसको हार्ड बनाया जा सकता है और नॉन मैग्नेटिक है एंड हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर बहुत सारी तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टियां होती है, जैसे डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, ठीक है, ये सारे गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोस्टली जो मार्केट के अंदर स्टील अवेलेबल होते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है, वो कौन से टाइप का है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील होता है। हाँ जी, जब इसमें आयरन होता है फिर मैग्नेटिक क्यों नहीं होता है? आयरन सर इसमें आयरन होता है फिर मैग्नेटिक क्यों नहीं होता? मतलब इनकी परसेंटेज का डिफरेंस है कि किसमें हम निकल कितना डाल रहे हैं, किसमें कौन सा। अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो किसी के साथ उसको हार्ड, मतलब हम इसको जैसे हार्डनेबल बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टेनलेस स्टील को हीट करते हैं, हीट करने पे ये कार्बन और क्रोमियम जो होते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये बना लेते हैं क्रोमियम कार्बाइड। जब क्रोमियम कार्बाइड बनेगा तो एक तो स्टेनलेस स्टील के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो हम क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं, कि क्रोमियम ने क्या करना है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, वो प्रॉपर्टी का भी क्या हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है। तो आगे हम आने वाले पॉइंट में पढ़ेंगे कि ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में हम निकल क्रोमियम के अलावा भी और अलग एलिमेंट डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, ठीक है, वो क्यों डालते हैं, ताकि उसके अंदर कुछ हमें जो उसको स्टेबलाइज बनाने के लिए उसके अंदर कोरोजन से लड़ने के गुण मौजूद रहे। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्रोमियम जो है, क्रोमियम और कार्बन आपस में मिलकर कार्बाइड बना लेते हैं, क्रोमियम कार्बाइड। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील से कोरोजन से लड़ने की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें और अलोइंग एलिमेंट कुछ ऐड करने पड़ते हैं, जैसे टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, ये हम एलिमेंट ऐड करेंगे। आगे आने वाले इस पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आप ये बेसिकली 10.5 से लेके और इसको 30% तक ऐड किया जा सकता है क्रोमियम को। निकल जो होता है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1%, ठीक है, एंड 5%। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आप नोट करिए कि मार्केट के अंदर जो भी स्टेनलेस स्टील अवेलेबल होगा, ठीक है, मार्केट में जो भी स्टेनलेस स्टील अवेलेबल है या जो भी स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अप टू 3 mm थिकनेस तक, अप टू 3 mm थिकनेस। मतलब जो स्टेनलेस स्टील हम लेके आते हैं, बेसिकली अगर वो शीट की फॉर्म में है तो उसकी थिकनेस 3 mm तक है। क्लियर है? यस। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टेनलेस स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है स्टेनलेस स्टील के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, हम कैसे पहचान पाए
ये स्टेनलेस स्टील और ये माइल्ड स्टील है। कैसे पहचानते हैं? उसकी चमक से पहचानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका कलर या चमक कैसी होती है। ब्राइट, कैसा कलर होता है? ब्राइट, ब्राइट व्हाइट कलर या ब्राइटर व्हाइट कलर क्या होता है? चमकीला। कैसा होता है? चमकीला कलर, ब्राइट व्हाइट कलर या ब्राइट सिल्वर व्हाइट। सेकंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर स्टेनलेस स्टील का कितना होता है? स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है? 1400 से लेके 1450, 1400 से लेके 1450 डिग्री सेल्सियस। इसका होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब क्या है? एक सीधी लाइन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलना होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है अगर आप स्टेनलेस स्टील के किसी पीस को गर्म करते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर पे, उसकी लंबाई में कितना बदलाव आता है, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय 1 डिग्री राइज इन, 1 डिग्री बढ़ाने पे, किसको बढ़ाने पे? टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है लंबाई में बदलाव आना। कब? जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। किसके टेम्परेचर को? स्टेनलेस स्टील के किसी पीस को। तो उसकी लंबाई में कितना बदलाव आता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो स्टेनलेस स्टील के केस में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है? तो अगर हम बात करें इन 2 टाइप के स्टील की, कौन कौन सा? फेराइटिक एंड मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम होता है जितना माइल्ड स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का। और फेराइटिक एंड मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम होता है। ठीक है, सो सेम एज mild steel, same as mild steel for कौन से स्टील के लिए? फेराइटिक एंड मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील 40 से 50% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। 40 से 50% ज्यादा होगा माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। इसके लिए फॉर ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 40 से लेके 50% ज्यादा होता है। मतलब स्टेनलेस स्टील जो होगा ऑस्टेनाइटिक, उसमें लंबाई में बदलाव क्या आता है? ज्यादा आता है। किसके कंपैरिजन में? माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। और फेराइटिक और मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील के लिए क्या होता है? क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। एमएस का कितना आता है कोफिशिएंट? क्या कोफिशिएंट ऑफ ये होता है 11 × 10⁻⁻⁴।
11 into 10 to power minus 4. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये लास्ट पॉइंट दोहरा था सर। लास्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेनलेस स्टील की कि स्टेनलेस स्टील का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री तो उसकी लंबाई में कितना बदलाव आता है, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जितनी भी मेटल होती है सबका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग-अलग होता है। तो हम बात कर रहे हैं 3 तरह के स्टेनलेस स्टील की। तो जितना माइल्ड स्टील एक्सपेंड होता है, फैलता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे, वही सेम क्या होंगे फेराइटिक एंड मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील में लंबाई में उतना ही बदलाव आएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की, उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में उसमें 40 से लेके 50% ज्यादा बदलाव आता है। क्लियर है ना? जैसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं डिस्टॉर्शन के चांस किस में ज्यादा होंगे? एमएस तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो डिस्टॉर्शन के चांस किस में ज्यादा होंगे? ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में। क्यों होगा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका ज्यादा है ना, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने पे इसमें लंबाई में ज्यादा बदलाव आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर में, इसके साइज में ज्यादा बदलाव आएगा। इसका मतलब इसमें डिस्टॉर्शन के चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की एक आप एग्जांपल लिखें तो 18/4 बेसिकली एक तरह का ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील है, इसकी एग्जांपल है जैसे। ठीक है, तो इसमें 18% है क्रोमियम और 4% है निकल। तो बेसिकली इस स्टेनलेस स्टील को 18/4 नाम से जानते हैं। तो हमें पता है कि 18 क्या है इसमें? क्रोमियम है 18% और 4% क्या है? निकल है। तो बेसिकली ये ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्टेनलेस स्टील है 18/4। ठीक है, 18% क्रोमियम एंड 4% क्या है? निकल है। ठीक है, तो ये था कुछ स्टेनलेस स्टील, उसके टाइप्स और प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि फिलर वायर कैसा होगा। ठीक है, फ्लक्स इसके लिए कैसा होगा, वेल्डिंग टेक्निक आप कौन सी यूज करेंगे। ठीक है, और फिलर वायर जो होगी उसका मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेल्डिंग मेथड ऑफ स्टेनलेस स्टील, या फिर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग। Important points about stainless steel welding. ये थोड़े से ना आपको नाम अगर आप 4-5 बार पढ़ोगे ना फिर याद होंगे। थोड़े से मुश्किल से लग रहे होंगे क्योंकि आपने पहली बार सुने होंगे ऐसे नाम, है ना? ठीक है, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। इंडिकेट कर रहे हैं ये नाम आए कहां से है, ये नाम आए कहां से है? बेसिकली क्रोमियम निकल परसेंटेज के हिसाब से है। बेसिकली ये जो वर्ड लिए गए हैं फेराइट, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब स्टील को बनाया जाता है
ठीक है, मतलब मेल्ट करके पहले मेटल्स को और धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया जो होती है उसमें देखते हैं कि स्टील जो होता है उसकी अंदर की स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं कंटिन्यूअसली, उसके जो ग्रेन्स हैं उनके साइज में बदलाव आता है। तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनती है उसके ठंडे होने की प्रक्रिया में, ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसको नाम दिए गए हैं फेराइट, मार्टेंसाइट, ऑस्टेनाइट, लेडबराइट, सीमेंटाइट, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, सो फिलहाल आप ये याद रखेंगे एक बार। Important points about stainless steel welding. Important points about stainless steel welding. stainless steel welding. स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए फिलर वायर, या फिर आप सिंपली लिख लेना स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए फिलर वायर। स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग फिलर वायर। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम जिस मटेरियल का फिलर वायर बनाते हैं उसकी और जिस मटेरियल को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या रहे, सेम रहे। तो हमें जो फिलर वायर होगी वो भी सेम मटेरियल की रखनी पड़ेगी। कौन से मटेरियल की? एज दैट ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो इसमें किस किस का मिक्सचर होगा? वो आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस अदर अलॉइंग एलिमेंट्स। हम उसमें कुछ और अलॉइंग एलिमेंट्स डालते हैं निकल क्रोमियम के अलावा। वो अदर अलॉइंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हो सकता है मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। एमओ क्या है? मोलिब्डेनम। टीआई क्या है? टाइटेनियम। एंड ZR क्या है? जिरकोनियम। तो यही एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर भी, और यही ऐड करते हैं किसके अंदर? स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए जो फिलर वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से अलॉइंग एलिमेंट होंगे? निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, फ्लक्स। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए जो हम फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह का फ्लक्स होगा? किस तरह का फ्लक्स होगा? वो या तो होगा ZNCl, ठीक है, या हम यूज करेंगे KCr2। इसका मतलब क्या होगा? देखिए Zn क्या है? जिंक। Cl क्या होता है? क्लोराइड। जिंक क्लोराइड होगा। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। ये Cr2 है, बेसिकली तो ये क्या होता है? क्रोमियम है, लेकिन इस केस में KCr2 को हम बोलते हैं पोटाशियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे? पोटाशियम क्रोमेट। तो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान हम या तो जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं और या किसका करते हैं? KCr2 मतलब पोटाशियम क्लोराइड का। और यही जो फ्लक्स है ये आते कौन सी फॉर्म में है?
ये आते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब इसको अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइड इन कौन सी फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। मतलब क्या है, इसी पाउडर का पहले क्या बनाना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पाउडर को पेस्ट कैसे बनाते हैं, अप्लाइड इन पेस्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग विद वाटर। इसको पानी के साथ मिक्स करके पहले क्या बना लिया जाता है, पेस्ट फॉर्म बना ली जाती है, और उसके बाद इसको जिस सरफेस पे हमने वेल्डिंग करनी होती है उस पे हम इसको अप्लाई करते हैं बाय ब्रश के साथ। क्लियर है। सो फिलर वायर फ्लक्स नंबर 3, वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, हाँ जी, लेफ्ट वार्ड। अभी हमने जिक्र किया स्टेनलेस स्टील अप टू 3 mm थिकनेस है, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्टेनलेस स्टील के लिए टॉर्च का एंगल कितना रखेंगे, 80 से लेके 90 डिग्री। टॉर्च का एंगल कितना होगा, 80 से 90 डिग्री। फिलर वायर का एंगल 30 से लेके 40 डिग्री। फिलर वायर का एंगल सब केसेस में सेम ही है, 30 से 40। किसका एंगल चेंज होता है, टॉर्च का एंगल चेंज होता है, ठीक है। अगेन चौथा पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर वेल्डिंग करने के बाद क्लीनिंग किससे करते हैं, हाँ जी, आफ्टर वेल्डिंग करने के बाद क्लीनिंग किससे की जाती है, हाँ जी, मैकेनिकल क्लीनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, वायर ब्रश यूज करेंगे। किसका बना हुआ, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, ठीक है। और इसके अलावा केमिकल से क्लीनिंग की जा सकती है, जिसके लिए हम HCl का घोल और साथ में पानी मिक्स करके और स्टेनलेस स्टील की क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड बढ़ते हैं लास्ट, वेल्ड डीके क्या है, वेल्ड डीके क्या होता है, हो गया नोट। डीके का मतलब क्या है, डीके का मतलब क्या होता है, हाँ जी बताइए, डीके का मतलब क्या है, नहीं पता किसी को, डब्बा डीके का मतलब बेसिकली तो जंग लगना ही है, या डिके को बेसिकली स्पेशल हम कहते हैं कि खत्म होना एक तरीके से, ठीक है ना। वेल्ड डीके, डीके का मतलब क्या है,
वेल्ड का धीरे धीरे खत्म होना। किसकी वजह से? जंग लगने की वजह से वेल्ड का धीरे धीरे खत्म होना क्या कहलाता है? वेल्ड डीके कहलाता है। अब स्टेनलेस स्टील के केस में ये वेल्ड डीके क्यों होता है? ठीक है, वेल्ड डीके क्यों होता है? तो इसके लिए बेसिकली हमें पता है कि स्टेनलेस स्टील में आयरन है, कार्बन है, निकल है और क्या है? क्रोमियम है। जब हम स्टेनलेस स्टील को 1100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जब हम स्टेनलेस स्टील को 1100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो कार्बन और क्रोमियम क्या हो जाते हैं? आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। क्रोमियम कार्बाइड बनाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंबाइंड। कंबाइन हो जाते हैं, आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? क्रोमियम कार्बाइड। क्रोमियम कार्बाइड। तो क्रोमियम कार्बाइड बेसिकली क्या है? क्रोमियम और कार्बन का आपस में कंपाउंड का बन जाना। ठीक है, जब ये क्रोमियम कार्बाइड बन जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये क्रोमियम जो है ये स्टेनलेस स्टील के अंदर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि जो काम क्रोमियम ने स्टेनलेस स्टील के अंदर करना था, क्या काम करना था? क्रोमियम को क्रोजन से लड़ने की शक्ति जो है इसके पास, वो ये क्या कर बैठता है? खो देता है। मतलब क्या होगा इसका कि क्रोमियम कार्बाइड अगर बना तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा कि स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोजन से लड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अगर जंग से लड़ने की शक्ति खत्म हो गई तो क्या होगा? जिस भाग पे वेल्ड किया गया है वहां पे क्या होगा? जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और मेटल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसी को हम बोलते हैं वेल्ड डीके। तो हम चाहते हैं वेल्ड डीके ना हो। इसके लिए क्या करते हैं कि हम क्रोमियम के अलावा कुछ और अलग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर क्रोमियम ने इसके साथ मिलके कंपाउंड बना लिया तो इसका काम दूसरे एलिमेंट परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हैं हमने ऑलरेडी यहाँ पे जिक्र किया हुआ। कौन कौन से एलिमेंट है? मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, सिलिकॉनियम। वो ऐड करते हैं हम किसके अंदर? स्टेनलेस स्टील के अंदर, ताकि कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी स्टेनलेस स्टील में बरकरार रहे। ठीक है, इसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें आप लिख लीजिएगा, याद रहेगी आपको। When stainless steel is heated above, when stainless steel is heated above 1100 डिग्री सेल्सियस, when stainless steel is heated above का मतलब ऊपर कितने डिग्री से ज्यादा? 1100 डिग्री सेल्सियस, then carbon combines with कार्बन किसके साथ कंबाइन हो जाता है? क्रोमियम के साथ, एंड फॉर्म्स, और क्या बना देता है? क्रोमियम कार्बाइड। क्या बना देता है? क्रोमियम कार्बाइड बना देता है। सो stainless steel loses its corrosion resistance property. So stainless steel loses its corrosion resistance property. इसका मतलब क्या हुआ? स्टेनलेस स्टील अपनी जंग से लड़ने की जो क्षमता होगी वो क्या होगा? खो देगा। ठीक है, एंड
rusting starts near weld area. Rusting starts near weld area, और वेल्ड जहां हमने किया है उसके आसपास क्या शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होगा, रस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, वेल्ड डिके। क्या बोलेंगे, वेल्ड डिके। इसको हम क्या बोलेंगे, वेल्ड डिके बोलते हैं। सो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो टू अवॉइड वेल्ड डिके, वेल्ड डिके से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अलोइंग एलिमेंट्स आर एडेड। किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील में। कौन कौन से अदर अलोइंग एलिमेंट, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। ठीक है, समझ आया बात, ठीक है, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। क्लियर है। तो रस्टिंग ये कौन से भाग पे शुरू होती है, जहां हम वेल्ड करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, जहां हम वेल्ड करते हैं उस पोर्शन पे होता है। ठीक है, क्या इससे दूर जो पोर्शन होगा स्टेनलेस स्टील का उस पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके अंदर क्या बरकरार रहेगा, क्रोमियम बरकरार रहेगा, क्योंकि उस पोर्शन पे क्या नहीं बनेगा, क्रोमियम कार्बाइड नहीं बनेगा। कहां बनेगा, जहां स्टेनलेस स्टील को सबसे ज्यादा हीट मिलती है, वो कहां पे मिलती है, वो जहां पे हम वेल्ड करते हैं। तो वेल्ड के आसपास हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये वेल्ड डिके जो है, ये वेल्ड वाला जो एरिया होता है उसके आसपास क्या शुरू हो जाती है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम ऐड करते हैं उसमें अलोइंग एलिमेंट, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। जहाँ तक हीटिंग इफेक्ट पड़ेगा वहीं पर रहेगा। हाँ, मतलब जहां टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंचेगा। ठीक है।